नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था रेस्पिरेशन या हम कहें श्वसन तंत्र के बारे में। इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने श्वसन के बारे में देखा था, श्वसन किसे कहते हैं या श्वसन के अंदर क्या होता है श्वसन। श्वसन के टाइप देखे थे हमने, दो तरह के टाइप थे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। उसके बाद हमने मानव श्वसन तंत्र का एक आउटलाइन डायग्राम देखा था। के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए श्वसन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हेडिंग डालेंगे, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि तो श्वसन की क्रियाविधि जो है हम कहें 3 चरणों के अंदर पूरी होती है, 3 स्टेप्स के अंदर पूरी होती है। फर्स्ट, बाह्य श्वसन। सेकंड है गैसों का विनिमय, सॉरी गैसों का परिवहन। और थर्ड है आंतरिक श्वसन। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब हम इन्हीं को तीनों को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिससे हमारी श्वसन की क्रियाविधि जो है पूर्ण होती है या संपन्न होती है। सबसे पहले बात करें हम, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, बाह्य श्वसन का। यहां पर हम लिखें बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन जो है इसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है यह कहाँ संपन्न होता है, तो हम कहेंगे इसके अंदर क्या होगा, वातावरण, ये लंग्स बने हुए हैं हमारे पास, या मानव श्वसन तंत्र का एक डायग्राम बना हुआ है। क्या होगा कि जो बाह्य वातावरण है उनके या उसके बीच, बाह्य वातावरण के बीच और फेफड़ों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम किसके द्वारा या किसके अंदर पढ़ते हैं, बाह्य श्वसन के अंदर पढ़ते हैं। हम कहेंगे कि हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 जो है वो बाहर निकलती है। यह किसके अंदर पढ़ा जाता है या किसके अंदर काउंट होता है, बाह्य श्वसन के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट गैसों का परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है और CO2 गैस जो है बाहर निकल रही है, तो ये किसकी मदद से या किसकी सहायता से इसका परिवहन किया जा रहा है या इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन क्या होता है, जब ऑक्सीजन गैस यहां से अंदर आई, यहां से कहां गई, ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में गई, फेफड़ों में जाने के बाद यह कहां जाती है, तो यह शरीर की प्रत्येक सेल के अंदर जाती है, या हम कहें कोशिका के अंदर जाएगी। कोशिका में जाने के बाद वहां पर क्या है, ग्लूकोज है, क्योंकि हमने खाना खाया, भोजन ग्रहण किया, उस भोजन का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ या पाचन हुआ। पाचन के फलस्वरूप सबसे सरल फॉर्म क्या बनी, तो ग्लूकोज बनी। और उस ग्लूकोज को हम कहें ये ऑक्सीजन वहां जाकर क्या करती है, इसका ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण करने पर उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो CO2 बनती है, H2O बनता है, प्लस एनर्जी निकलती है। और यही जो है थर्ड स्टेप के अंदर काउंट किया जाता है, या हम कहें कोशिकीय श्वसन के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो 3 स्टेप हमने ब्रीफ के अंदर देखे।
ऑक्सीजन का फेफड़ों में आना और CO2 का फेफड़ों से बाहर जाना कहाँ पढ़ेंगे? बाह्य श्वसन के अंदर पढ़ेंगे। गैसों का परिवहन या हम कहें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ पढ़ा जाएगा या क्या होता है? तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो गैसें हैं शरीर के अंदर जा रही है या शरीर से बाहर निकल रही है, तो उसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है या परिवहन किसके द्वारा किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। इसे आंतरिक श्वसन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के अंदर जाकर संपन्न होता है और कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज रखा हुआ है या ग्लूकोज है उसका क्या किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 गैस बनती है, H2O बनता है और क्या बनता है? एनर्जी बनती है या हम कहें ATP की फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये हम पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा बाह्य श्वसन, तो बाह्य श्वसन के अंदर हम लिखेंगे कि यह प्रक्रिया फेफड़ों या फुफ्फुस में संपन्न होती है, जिसके कारण इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। अब बाह्य श्वसन के अंदर भी हम इसके दो पार्ट देखते हैं। दो पार्ट कैसे होंगे? तो इसके अंदर फर्स्ट होता है ब्रीदिंग या हिंदी में कहते हैं श्वास। सेकंड है गैसों का एक्सचेंज या विनिमय। इंग्लिश में कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में हमें पता है क्या लेते हैं? सांस अंदर ली जाती है और सांस क्या की जाती है? बाहर छोड़ी जाती है। हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस को इनहेल करेंगे और CO2 गैस का एक्सहेल करते हैं। अब इसी को हम देखेंगे आगे। ब्रीदिंग, सेकंड गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग के अंदर अब कौन कौन सी गैसें जो है शरीर के अंदर जाती हैं? यहां लिखेंगे हम सांस ग्रहण करते हैं, इनहेल, और सांस छोड़ना, एक्सहेल। जब हम सांस अंदर ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है। सेकंड लिखेंगे ऑक्सीजन गैस, थर्ड लिखेंगे CO2 गैस और आर्गन गैस। अब इनके परसेंटेज की देखें तो नाइट्रोजन गैस 78% जाती है, ऑक्सीजन गैस 21% जाती है और CO2 गैस 0.03%, ऑर्गन गैस है 0.39% होती, 93% होती है। क्योंकि एनवायरनमेंट में यदि इनका प्रतिशत देखें तो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78, फिर ऑक्सीजन है 21 और उसके बाद CO2 है 0.03 और उसके बाद आर्गन है 0.93। अब ये तो सारी गैसों की मात्रा या प्रतिशत अंदर गई है और जब बाहर सांस छोड़ी जाती है तब क्या होगा? N2 जो है यह कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, CO2 की कितनी मात्रा निकलेगी और आर्गन की कितनी मात्रा निकलती है। तो
चूंकि N2 है, जितनी मात्रा में अंदर जाती है उतनी ही मात्रा में क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। ऑक्सीजन की बात करें तो यह 17% बाहर निकलती है। CO2 की बात करें यह 4% बाहर निकलती है। और AR या आर्गन गैस की बात करें तो एज इट इज जितनी जाती है उतनी ही क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। अब यहाँ पर देखिए तो प्रतिशत के अंदर किन दो गैसों के प्रतिशत में चेंज हुआ है, तो ऑक्सीजन और CO2। बाकी जो दो गैसें हैं वो एज इट इज जितनी मात्रा में गई उतनी ही मात्रा में बाहर आ गई। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस दोनों ही क्या है, अक्रिय गैसें होती हैं। ये गैसें किसी के साथ भी जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, तो यह शरीर के अंदर जाती हैं, वहां कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करती, तो जैसी जाती हैं एज इट इज उतने ही प्रतिशत ये क्या हो जाती हैं, बाहर निकाल दी जाती हैं। तो किनकी सांद्रता में केवल फर्क पड़ता है, तो हम कहेंगे CO2 व ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इन दो गैसों की सांद्रता बदलती है। अब CO2 गई 21% थी, निकली 17% है। क्यों, क्योंकि कुछ मात्रा ऑक्सीजन की शरीर के अंदर जाने के बाद ये वहां पे यूज कर ली जाती है। किस लिए, तो हमें पता है भोजन जो है या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की फॉर्म में। चूंकि CO2 गई 0.03% थी लेकिन निकलती 4% है। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीकरण होता है तो परिणाम स्वरूप या प्रोडक्ट के रूप में CO2 का क्या होता है, निर्माण होता है। तो CO2 जाती कम मात्रा में है लेकिन शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका के अंदर ये क्या होती है, उत्पाद के रूप में बनती है, जिससे इसकी परसेंटेज क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यह शरीर से सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। अब जब हम सांस ग्रहण करते हैं या सांस छोड़ते हैं तो कितना हम वॉल्यूम सांस का या हम कहीं गैसों का अंदर लेते हैं और कितना बाहर निकालते हैं, तो यहां हम लिखेंगे 500 ml वॉल्यूम हम क्या करते हैं, वायु का ग्रहण करते हैं और 500 ml ही क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्रीदिंग। सेकंड हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन। तो गैसों के परिवहन के अंदर गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चूंकि हमें पता है एक्सचेंज का मतलब कि एक गैस अंदर जाती है तो दूसरी गैस उसकी जगह पर क्या होती है, बाहर आती है। दोनों गैसों का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। अब एक्सचेंज के अंदर यहां हम क्या कहेंगे कि एक्सचेंज जो है या विनिमय है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, ये कहाँ की ऑक्सीजन है, वातावरण से। वातावरण की ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर, फेफड़ों में। फेफड़ों से यह कहाँ जाती है, हम कहेंगे कोशिका के अंदर जाती है या ब्लड वेसल्स के अंदर जाती है। तो सेल्स के अंदर जाएगी या हम कह सकते हैं पहले ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में घुलती है, ब्लड में घुलने के बाद ये कहाँ जाती है, सेल्स के अंदर या कोशिका के पास जाती है। अब चूंकि कोशिका में जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, CO2 बनती है। अब यहां हम लिखेंगे कि यहां पर क्या बन गई, CO2। CO2 कहां आई, लंग्स में आई और लंग्स से यह कहां आ गई, CO2 बाहर आ गई वातावरण में। अब एक्सचेंज हो गया गैसों का, ऑक्सीजन क्या हुई, वातावरण से अंदर गई, ये गई अंदर, और ये CO2 क्या हो गई, बाहर निकल गई। ये होता है गैसों का विनिमय। तो पहला पॉइंट जो हमने बाह्य श्वसन का देखा, बाह्य श्वसन के अंदर हमने क्या देखा, ब्रीदिंग होती है और गैसों का विनिमय होता है। और गैसों का विनिमय जो है, अच्छा यहाँ नोट लगाएंगे एक, गैसों का विनिमय है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसों का विनिमय विसरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विसरण इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित होता है।
ठीक है, डिफ्यूजन के सिद्धांत पर क्या है, यह आधारित है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, गैस, जब कोई भी गैस है जब वह अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करती है या पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यहां लिखेंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। ये हो गया यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पूरा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सचेंज, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो दो तरह से हम कह सकते हैं, या दोनों गैसों का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो पहला ट्रांसपोर्ट हम लिखेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परिवहन। अब ऑक्सीजन का परिवहन, तो जब फेफड़ों से बाहर की ऑक्सीजन शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों से यह प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, तो किसकी सहायता से पहुंचती है, या किसकी मदद से, या कौन इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे शरीर के ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी पाई जाती है शरीर में या ब्लड में। अब इस आरबीसी में क्या पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, शॉर्ट में इसे एच भी लिखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का अणु 1 मॉलिक्यूल ऑफ Hb क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के अणु को अपने साथ बाइंड करता है या बांधता है, 4 ऑक्सीजन के अणु को बाइंड करता है, बांधता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ये Hb है, यहाँ पर क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अपने साथ ये क्या करता है, बांधता है। या हम ये भी कहें कि 1 ग्राम Hb जो है कितने ml ऑक्सीजन को अपने साथ फेफड़ों से कोशिकाओं में ले जाता है, तो 1.39 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, हम संख्या की बात करें तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ। और यदि हम बात करें कि 1 ग्राम Hb 1.39 ml ऑक्सीजन का वो परिवहन करता है, इसमें कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 3.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं पे, या 3.8 भी मिल सकता है। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन Hb के साथ जुड़ता है तो इस प्रोडक्ट को, या हम कहें इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा होता है, अस्थायी होता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, तो शरीर की प्रत्येक सेल में जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ऑक्सीजन का हम कहें परिवहन किसके द्वारा हुआ, हीमोग्लोबिन के द्वारा हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गई। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि CO2 को भी बाहर निकालना है, जो अंदर CO2 बन रही है, तो सेकंड लिखेंगे CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 का परिवहन 3 तरह से होता है। तो पहला लिखेंगे बाइकार्बोनेट्स के रूप में,
सेकंड लिखेंगे हम HB के द्वारा, थर्ड लिखेंगे प्लाज्मा के द्वारा। तो ये तीन तरह से क्या किया जाता है, तीन तरह से CO2 का परिवहन किया। CO2 का परिवहन या हम कहें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कितने तरह से, तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70%, हीमोग्लोबिन के द्वारा 20 से 25% और कार्बोनिक अम्ल के रूप में 7% होता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये हो गया हमारे पास गैसों का परिवहन। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है कोशिका के अंदर जाकर संपन्न होता है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। यहाँ पॉइंट लिखेंगे, इसे आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। क्योंकि यह CO कोशिका के अंदर संपन्न हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कोशिकीय श्वसन शरीर की प्रत्येक कोशिका में सरल भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन गैस के द्वारा ऑक्सीकरण होना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अब हमें पता है कि जो कोशिका के अंदर भोजन है वह वहां पर पचित अवस्था में या सरल पदार्थों के रूप में पड़ा है। अब वहां पर ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, तो वो किस फॉर्म में जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है। तो यहां लिखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यह क्या होता है, अस्थायी होता है। ये कहां पहुंच गया, ये सेल के अंदर है, कोशिका में पहुंचा है। क्योंकि कोशिका में पहले से ही क्या मौजूद था, तो ग्लूकोज उपस्थित था। अब ग्लूकोज उपस्थित है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी है, ये किस में टूट जाता है, तो HB यहां से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ये ऑक्सीजन गैस इस ग्लूकोज का क्या करती है, तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण करेगी, ऑक्सीकरण के दौरान क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। तो यह ऊर्जा जो है कितनी बनती है, 686 किलो कैलोरी। ठीक है, यहाँ पर अब कोशिकीय श्वसन जो है यह 2 चक्र के अंदर चलता है, 2 साइकिल चलते हैं ये पूर्ण होने के अंदर। तो 2 साइकिल कौन से है, पहला साइकिल है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड चक्र जो है इसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। हिंदी इंग्लिश दोनों में से क्या कहा जाता है, क्रेब्स चक्र कहते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है यह सभी प्राणियों के अंदर संपन्न होने वाला चक्र है। हम कह सकते हैं कि जब भी श्वसन की प्रक्रिया होगी, चाहे वह बड़े जीवों के अंदर हो चाहे वह सूक्ष्म जीवों के अंदर हो, जब जब श्वसन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो है यह जरूर पूर्ण होता है। यहाँ पे हम कहें कि ग्लाइकोलाइसिस जो है यह एक अनिवार्य चक्र है। अनिवार्य चक्र का मतलब क्या हो गया, यह वायवीय व अवायवीय दोनों श्वसन में दोनों श्वसन की प्रक्रिया में चलता है या पूर्ण होता है। इसे हम EMC
EMP पथ भी कहते हैं। तो एम्बडेन EMP पथ क्यों कहते हैं? तो इनके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी खोज की, तो एम्बडेन, मेयरहोफ, पियर्सन, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी क्या की थी? खोज की थी। अब ग्लाइकोलाइसिस चक्र की यदि और बात करें, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो है, इसमें या इस यह चक्र कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और इस चक्र के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। और यह पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाला एक कार्बनिक यौगिक है। और यही पायरुविक अम्ल आगे कोशिका द्रव्य से या कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य से यह कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। तो इतनी प्रोसेस जो है हम कहें ये कहां पर संपन्न हुई? कोशिका द्रव्य में संपन्न हुई। कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म। और इससे आगे की प्रोसेस जो है ये कहां चली जाती है? पायरुविक अम्ल कहां चला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और यहां पर कौन सा चक्र चलता है? तो यहां पर चलता है हेंस चक्र, या हम सॉरी कहें क्रेब्स चक्र चलता है। पायरुविक अम्ल कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां पर कौन सा चक्र चलता है? तो हम लिखेंगे क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक ग्लूकोज से जब पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु बनते हैं। अब जब यहां से यहां तक की प्रोसेस चलती है, ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो चलता है, तो इसके अंदर कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो टोटल फॉर्म की बात करें तो 4 एटीपी बनते हैं। टोटल 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन इन 4 में से 2 एटीपी यूज कर लिए जाते हैं। 2 एटीपी क्या कर लिए जाते हैं? यूज कर लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कैसा है? यह अवायवीय पथ, या हम कहें अवायवीय श्वसन के अंदर भी पाया जाता है और वायवीय श्वसन के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रेब्स चक्र की। क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल जो है यहां कहें इसकी खोज किसने की थी? हेंस क्रेब्स ने। यह वायवीय श्वसन का हिस्सा है। अवायवीय में नहीं चलता ये। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यह वायवीय श्वसन प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसमें क्या होता है? इसे टीसीए चक्र भी कहते हैं। टीसीए, टीसीए की फुल फॉर्म लिखें, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चक्र का जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है या पदार्थ बनता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बनेगा वह 3 कार्बन वाला होता है। और 3 कार्बन में हम सॉरी क्या कहेंगे? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होता है, इसीलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। इसे हम सिट्रिक अम्ल चक्र भी या साइट्रस अम्ल चक्र भी कहते हैं। साइट्रिक, हाँ लिख लेंगे।
साइट्रिक चक्र भी कहते हैं। ये हो गया हमारे पास क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो है यह कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि हम यहाँ बात करें, इस तरह से हमारे पास कोई कोशिका है, ये कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली बना दी हमने, रफली सा डायग्राम बना रही हूं। अब इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, या हम कहें कोशिका द्रव्य है। अब इसी कोशिका के अंदर यहां पर हम बनाए माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, तो यहां पर कोशिका द्रव्य में क्या कौन सा चक्र चलता है? तो यहां चलेगा, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या मौजूद है? यहां पर यहां हम लिख देते हैं ग्लूकोज। यहां है ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल जो है यह कहां जाएगा? यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के आगे कौन सा चक्र चलेगा? तो यहां चलेगा क्रेब्स चक्र। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, तो ये कौन सा चक्र है? ये यहां पर हम लिखेंगे, ये है ग्लाइकोलाइसिस चक्र। और यहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र के अंदर, या हम कहें जब क्रेब्स चक्र चलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो आगे जाकर के इसको क्या करते हैं? संपन्न करते हैं या पूर्ण करते हैं। अब यहां पर हम लिखें कि टीसीए चक्र के दौरान, या हम कहें क्रेब्स चक्र के दौरान कितने एटीपी बनते हैं? तो 36 एटीपी बनते हैं। 36 एटीपी बनते हैं। तो यहां पर हम नोट लगा के लिख सकते हैं, अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में केवल एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कितने एटीपी बनेंगे ऊर्जा? तो तब यहां पे हम लिखेंगे, अवायवीय श्वसन की बात हो रही है, यहां पे लिखेंगे हम 2 एटीपी। 4 बने थे टोटल, 2 यूज हो गए। और इसकी एनर्जी की बात करें तो 56 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। यही हम सेकंड की बात करें वायवीय श्वसन में, तो वायवीय श्वसन में मैंने कहा है कि ग्लाइकोलाइसिस भी चलेगा और उसके साथ साथ क्या चलेगा? क्रेब्स चक्र भी चलेगा। तो यहां हम दोनों लिख देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स चक्र। दोनों के अंदर कितनी एनर्जी बनेगी? तो चूंकि 2 हमने ऊपर देखे ग्लाइकोलाइसिस के थे, 2 एटीपी प्लस 36 कहां बने थे? क्रेब्स चक्र के अंदर बने थे। टोटल कितने हो गए? 38 एटीपी एनर्जी बनती है, या हम कहें 686 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। हाँ लिखेंगे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। तो ये हमने देख लिया थर्ड पॉइंट, जिसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। अब नेक्स्ट श्वसन के बारे में कुछ टर्म्स है या कुछ डिक्शनरी है, इसकी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो श्वसन की प्रक्रिया है या श्वसन दर, तो 12 से 18 प्रति मिनट किसमें? वयस्क में। हम 1 मिनट के अंदर 12 से 16 या 12 से 18 बार क्या लेते हैं? श्वसन लेते हैं। यही बात करें हम तो बच्चों के अंदर, तो बच्चों में होती है 30 से 35, इन्फेंट के अंदर, शिशुओं में, ठीक है, शिशुओं के अंदर 30 से 35। अब नेक्स्ट हम देखें कुछ पॉइंट्स हैं, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे टाइडल वॉल्यूम।
हिंदी में कहते हैं ज्वारीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो टाइडल वॉल्यूम जो है इसे कहते हैं कि प्रति श्वास के अंदर हम जितनी वायु अंदर ले रहे हैं और जितनी वायु बाहर निकाल रहे हैं वह क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, यह ज्वारीय आयतन कहलाता है। यहाँ लिखेंगे प्रति श्वास में प्रति श्वास में ग्रहण व त्यागी गई वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। कितनी हम अंदर ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं? तो 500 ml। सेकंड लिखेंगे, सेकंड पॉइंट की बात करें तो IRV, इंग्लिश में कहें, इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह क्या होता है, या हिंदी में कहें अंतर सुरक्षित आयतन। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इनका मतलब अंदर लेना। तो वह वायु का आयतन, या हम कहें कि वह अतिरिक्त वायु जिसे हम बलपूर्वक अपने शरीर के अंदर या हम अपने फेफड़ों में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो वह अतिरिक्त वायु कितनी है? तो 2500 से 3000 ml, इतनी वायु को हम अपने फेफड़ों में बलपूर्वक भर सकते हैं। नॉर्मली नहीं, बलपूर्वक हम इसको क्या कर सकते हैं, अंदर भर सकते हैं। थर्ड की बात करें तो होते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? वह अतिरिक्त वायु जिसे हम बलपूर्वक अपने फेफड़ों से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। वैल्यू रहेगी इसकी 1000 से 1100 ml के बीच इसकी क्या रहेगी, वैल्यू रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिड्यूल वॉल्यूम, वह अतिरिक्त वायु जो बलपूर्वक निकालने के बाद भी फेफड़ों में सुरक्षित रहती है। सुरक्षित रहती है या हम कहें अवशेष रहती है। वैल्यू है 1100 से 1200 ml। अब हम लिखें कुल फुफ्फुसीय क्षमता, कुल फुफ्फुसीय क्षमता कितनी है? तो 5800 ml।
कितनी है 5800 ml। हम दोनों फेफड़ों के अंदर इतनी वायु को क्या कर सकते हैं, अंदर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखें तो है श्वसन मापी गुणांक। क्या बोलते हैं इसे, श्वसन मापी गुणांक या आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्यूशेंट। श्वसन मापी गुणांक क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे हम बाहर निकाली गई CO2 की मात्रा और अंदर ग्रहण की गई ऑक्सीजन का आयतन। अब यहां पर हम देखें कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू या श्वसन मापी गुणांक की वैल्यू कितनी होती है, 1। प्रोटीन के लिए एक से कम, प्रोटीन के लिए कितनी होती है, 1 से कम, और वसा के लिए 1 से बहुत कम। और यह गुणांक किस पैरामीटर से मापा जाता है, तो हम लिखेंगे गुणांक, सॉरी 1 मिनट, श्वसन मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। और यहीं पर एक नेक्स्ट और लिखे, फेफड़ों में वायु का आयतन स्पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, श्वसन से संबंधित रोग तो सबसे पहले हमें पता है श्वसन तंत्र से रिलेटेड रोग लिखेंगे तो टीबी, फुल फॉर्म है ट्यूबर कुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी जो है यह एक जीवाणु द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है फेफड़ों में, हम कहें जीवाणु जनित रोग है। अब यहाँ पर यदि बात करें यह जीवाणु के द्वारा होता है और इसके अंदर क्या लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। से बचाव के लिए क्या लगाया जाता है, बचपन में ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कालमेट ग्वानिन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करें हम एम्फाइसीमा, यह किसके कारण होता है, तो जब एक्सेस अमाउंट के अंदर स्मोकिंग की जाती है। थर्ड बात करें हम सिलिकोसिस, सिलिकोसिस रोग किसके द्वारा होता है, तो यदि खानों के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों में यह सिलिका या धूल के कणों के जमा होने के कारण होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे खाने कोई भी हो सकती है, चाहे हम कहें कि वह मिट्टी या चूना या कोई खान है। ये कुछ रोग हमने देख लिए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है श्वसन तंत्र से।
तो श्वसन तंत्र के अंदर हमने देखा, एक दो पॉइंट रह गए हैं, यहाँ पे लिखेंगे अस्थमा या दमा। यह किसके कारण होता है? तो एलर्जी के कारण या फंगस इन्फेक्शन के कारण। के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एचबी की बंधुता का क्रम। बंधुता का क्रम मतलब कि एचबी जो है या आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, यह किसके साथ जल्दी बाइंड होता है? तो सबसे जल्दी बाइंड होता है सीओ के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर हम कहेंगे ऑक्सीजन के साथ, फिर यहाँ पे CO2 के साथ। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा CO के बाद CO2 गैस और फिर ऑक्सीजन। इस गैस को क्या कहा जाता है? मीठी नींद में मौत देने वाली गैस। इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट सुसाइडल गैस। यह क्या करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी बाइंड होती है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है? यह जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है। जैसे ही ये बाइंड होगी ऑक्सीजन के द्वारा शरीर के अंदर जाती है, तो ये क्या कर देती है? वहां ब्लॉकेज कर देती है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहां नहीं पहुंच पाती और मीठी नींद या पहले हम कहें यह एक अच्छी नींद के अंदर, गहरी नींद के अंदर लेके जाती है, फिर दम घुटने से उसकी व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से कहते हैं कि कमरा बंद करके अंगीठी या कोई भी ऐसा धुएं वाली चीज जलाकर नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि धुएं के अंदर क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, यह ऑक्सीजन के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी बाइंड होती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे। श्वसन अंग, अलग अलग जीवों के अंदर श्वसन अंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मछलियों में। तो मछलियों में श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स या फेफड़े, गलफड़े, फेफड़े नहीं गलफड़े। सेकंड बात करें पक्षी व स्तनधारियों में, या हमारे अंदर या स्तनधारियों के अंदर फेफड़े पाए जाते। थर्ड बात करें एम्फीबियंस, उभयचर या मेंढक के अंदर, तो मेंढक जो है अपनी स्टेज में, अलग अलग स्टेज में अलग अलग अंगों के द्वारा श्वास लेता है। मेंढक के अंदर त्वचा के द्वारा भी होता है और यहाँ पर हम लिखे फेफड़ों के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर कीट वर्ग में, तो श्वसन नली द्वारा या श्वास नली द्वारा। पांचवें नंबर पे देखें कॉकरोच, कॉकरोच तो पुस्तकीय फुफ्फुस, बुक लंग्स। तो ये कुछ हमने देख लिए। ये कुछ जीवों के अंदर हमने श्वसन के लिए जो अंग पाए जाते हैं उनके बारे में देखा। एक नोट लगाएंगे, यदि हमसे पूछा जाए कि मानव शरीर, या हम कहें जीव की, मानव शरीर की ही बात करें हैं, शरीर का श्वसन अंग क्या है? फेफड़े। और पूछ लिया जाए कोशिका का श्वसन अंग, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। आज की क्लास के अंदर ही इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।